अभी तक आपने देखा एक डरी सहमी सी महिला मालिनी कैसे काली दुर्गा, महान झांसी की रानी और पद्मिनी जैसी वीरांगनाओं के देश में अपने पति का अत्याचार सह रही थी। ऐसे में उसे रेशमा की रहस्यमयी आवाज़ ने संबल और हिम्मत प्रदान की और वो उठ खड़ी हुई अपने पति से उसके द्वारा किए गए अत्याचारों का बदला लेने। क्या था उस रहस्यमयी आवाज़ में? कौन थी रेशमा? क्या थी उसकी कहानी? और क्या मालिनी और रेशमा मिलकर उन दुराचारियों का अंत कर पाएंगी? क्या हुआ उस अबोध बच्चे नीरज का? यह सब आप देखेंगे कहानी दूसरा माला के अंतिम भाग में। अतः सुनना ना भूलें कहानी का अंतिम भाग। धन्यवाद। उस रात वो खुद को भरोसा देती रही कि वो प्रकाश का सामना कर सकती है। अपनी सोई हुई ताकत को जगाती रही। अगले दिन जब प्रकाश ऑफिस चला गया, मालिनी ने ठान लिया कि अब बहुत हो गया। वो प्रकाश का अत्याचार और नहीं सही। उस दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी। मालिनी बाथरूम में नहा रही थी जब प्रकाश ने उसे 2-3 बार कॉल किया। नहाने के बाद जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से गुस्से से प्रकाश बोला, फोन क्यों नहीं उठा रही? 2-3 बार कॉल किया, क्या कर रही हो? किससे बात कर रही हो? तेरी नौकर नहीं हूं, समझा? अचानक मालिनी को ऐसा लगा जैसे उसकी जुबान पर उसका काबू ही नहीं है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी और की आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया। ये जो फोन पे तू कॉल कर रहा है ना, उसी फोन से पुलिस को भी डायल किया जा सकता है। आज के बाद अगर तूने मुझ पर हाथ नहीं उठाया तो तेरी कॉफी में जहर मिलाकर तुझे जान से मार दूंगी। और बहुत हो गया, मुझे तलाक चाहिए और उसके बाद मैं तुझे पुलिस से पकड़वा दूंगी। तूने मेरे बच्चे को मारा कमीने, तुझे छोड़ूंगी नहीं। एक ही सांस में मालिनी इतना कुछ कह गई थी। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि ये सब वही बोल रही है। दिल के एक कोने में उसे डर भी लग रहा था, पर साथ ही अच्छा भी लग रहा, जैसे कोई बोझ उसके सीने से उतर गया हो। उधर ये सब सुनकर प्रकाश सदमे में आ गया था। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि ये मालिनी ही है जिससे वो अपने जूते की नोक पर रखता था। थोड़ा संभल कर उसने कहा, देखो मालिनी, इस तरह के फैसले नहीं लिया करते। मुझे माफ कर दो। तुम्हारी बातों से मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैं तो बस तुम्हें ये बताने के लिए कॉल कर रहा था कि आज मकान मालिक आ रहा है, थोड़ा घर को देखेगा कि हमने सब कुछ सही से रखा है या नहीं। बस उससे मिल लेना अच्छे से। मेरी तुम्हारी बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं। फोन रखकर प्रकाश ने यह फैसला किया कि अब मालिनी का जिंदा रहना उसके लिए खतरे से भरा हुआ है। मालिनी के मरने पर दुख तो होगा, लेकिन औरतों की जाति है, एक को मारो तो दूसरी आ जाती। यही कहा करते थे प्रकाश के पिता जब वो प्रकाश के सामने उसकी मां को मारते थे। अब प्रकाश अपने पिता का काम पूरा कर नारी जात से बदला ले। इधर फोन रखने के कुछ ही देर बाद मालिनी को यकीन नहीं हुआ कि उसने क्या किया। फिर जैसे ही बाहर बिजली कड़की, मालिनी अंदर से सहम उठी। यह क्या कर दिया उसने? आज तो प्रकाश उसे जान से ही मारते। अब मैं क्या करूं? मालिनी सोचने लगी। फिर अचानक वो किचन की खिड़की पर आकर रेशमा को आवाज लगाने लगी। रेशमा, वो दोनों आज तक कभी नहीं मिली थी, लेकिन रेशमा की आवाज से ही मालिनी को एक हिम्मत मिलती थी। रेशमा, मालिनी ने फिर से कहा, लेकिन आज ऊपर से कोई आवाज नहीं आई। मालिनी कई बार कोशिश करती रही, पर ऊपर से कोई जवाब नहीं आया। अब मालिनी घबराने लगी थी। धीरे धीरे दिन ढलने लगा था, शाम होने लगी थी, बारिश भी अपनी चरम सीमा पर थी। लगता था कि तूफान आने वाला है। मालिनी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। किसी भी पल प्रकाश आने वाला था। वो आते ही मालिनी को मार देगा। डर से मालिनी सहमने लगी।
तभी उसे आवाज आई। मालिनी, मालिनी। इस आवाज को सुनकर मालिनी को एकदम से हिम्मत मिल गई। ये रेशमा की आवाज थी जो दूसरे माले से आ रही। रेशमा, मालिनी भागते हुए किचन की खिड़की पर आई। रेशमा, मैंने प्रकाश को न जाने क्या क्या बोल दिया। मुझे लगता है आज वो मुझे जान से ही मार देगा। घबराओ मत मालिनी, आज वो दिन है जब मुझे, तुम्हें और नीरज को यहाँ से निकलना है और उस खूबसूरत जगह जाना है जहाँ सारे सपने सच हो जाते हैं। तो अब मैं क्या करूं? तुम ऊपर आ जाओ मेरे घर पे, अभी यहीं उन दोनों का इंतजार करूंगी। ठीक है रेशमा, लेकिन दोनों का मतलब? मालिनी ने कुछ सोचकर कहा। तभी उसे याद आया कि प्रकाश ने उसे बताया था कि आज मकान मालिक मकान देखने आ रहा है। उसे लगा कि रेशमा को ये कैसे मालूम। आ जाओ मालिनी, ऊपर आ जाओ। मालिनी तुरंत अपने घर से निकली और ताला लगाकर दूसरे माले पर चली गई। वहां जाकर उसने दरवाजे पर 2-3 बार दस्तक दी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। रेशमा, रेशमा। मालिनी जोर से बोली, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। रेशमा, नीरज, रेशमा, नीरज। मालिनी फिर से बोली, पर कोई जवाब नहीं आया। मालिनी जोर जोर से दरवाजा खटखटाया है, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। काफी देर कोशिश करने के बाद मालिनी ने जोर से दरवाजे को धक्का दिया तो वो खुद ब खुद खुल गया। अंदर का नजारा देखकर मालिनी चकरा गई। हॉल पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया है। न कोई टीवी, न पंखा, न मेज, न सोफा। पूरा कमरा एकदम खाली था। धीरे धीरे अंदर जाकर मालिनी ने रेशमा को आवाज लगाई, पर अभी भी कोई जवाब नहीं आ रहा था। वो किचन की ओर बढ़ी। यहीं बैठकर रेशमा उससे बातें किया करती थी, लेकिन किचन भी एकदम खाली थी। एक फ्रिज के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। मालिनी ने फ्रिज खोला तो उसे अपनी नाक जोर से बंद करनी पड़ी। उसमें पुराना खाना पड़ा सड़ रहा था। रेशमा। मालिनी ने फिर से कहा। अब उसे घबराहट होने लगी थी। वो सोचने लगी कि वो कौन महिला थी जिससे वो रोज बातें किया करती थी। तभी मालिनी को दूसरे कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। धीरे धीरे अपनी हिम्मत बटोरकर मालिनी उस कमरे की ओर बढ़ने लगी। बाहर तूफान आने लगा था, अंधेरा छाने लगा था। जैसे ही वो उस कमरे की ओर बढ़ने लगी, उसने अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी। वो आकृति बस वहीं खड़ी थी और मालिनी की ओर देख रही थी। धीरे धीरे वो आकृति मालिनी की ओर बढ़ने लगी। मालिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो भागना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी वो आकृति तेजी से मालिनी की ओर दौड़ने लगी। डर के मारे मालिनी कांपने लगी। जैसे ही वो आकृति पास आई, मालिनी ने देखा वो 4 साल का बच्चा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और कई दिनों से नहाया नहीं था। लगता था कि खाने के कमी के कारण उसका वजन बहुत कम हो गया था। मालिनी के पास आकर वो बच्चा उसे देखने लगा और कुछ कहने की कोशिश करने लगा। मालिनी समझ गई कि ये नीरज की है। धीरे धीरे झुककर मालिनी ने नीरज की गालों पर हाथ लगाया। मालिनी का स्पर्श पाकर नीरज को शांति मिली। मालिनी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। नीरज को गोद में लेकर मालिनी दूसरे कमरे की ओर जाने लगी। उस कमरे में से बहुत बदबू आ रही थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। कमरे में घना अंधेरा था। मालिनी ने यहाँ वहां हाथ मारकर लाइट का बटन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं कोई बटन मिल नहीं रहा था। तभी उसका पैर बिस्तर से टकरा गया। अंधेरे में मालिनी ने बिस्तर पर हाथ फेरा तो इसे एक औरत की साड़ी का स्पर्श महसूस हुआ। उसे लगा कि ये रेशमा है। वो बिस्तर पर बैठकर रेशमा के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ रेशमा? सब ठीक तो है ना? लेकिन रेशमा का कोई जवाब नहीं आया।
मामा। तभी नीरज बोल उठा। तभी बाहर जोर से बिजली कड़की। उसकी रोशनी में मालिनी ने देखा कि जिसके सिरहाने पर वो बैठी थी वह रेशमा नहीं बल्कि रेशमा की सड़ी हुई लाश थी। ये देखकर मालिनी बहुत डर गई और चिल्लाते हुए नीरज को पकड़कर घर से बाहर की ओर भागी। लेकिन इससे पहले कि वो चौखट पार कर पाती, दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। कहाँ जा रही हो मालिनी? मालिनी के पीछे एक आवाज आई। डरते हुए मालिनी पलटी और जो उसने देखा उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सामने हवा में तैरती हुई रेशमा खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, उसके नाखून लंबे थे और उसकी आंखों की पुतलियां गायब थी। चलो मालिनी, अब समय आ गया है हमारा यहाँ से जाने का। इस दुनिया में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। आओ एक दूसरी दुनिया में चलते हैं। ये देखो। कहते हुए रेशमा ने अपने पीछे की ओर इशारा किया। हवा में एक नया रास्ता प्रकट हुआ जो दूर सफेद आसमान की ओर जा रहा था। एक पल के लिए मालिनी को लगा कि सच में इस राह पर चलकर उसे वो सारी खुशियां मिल जाएंगी जिनसे अब तक वो वंचित थी। उसने कुछ कदम उस रास्ते की ओर बढ़ाए। नीरज अब भी उसकी गोद में था। तभी नीरज जोर से चिल्लाया जिससे मालिनी को होश आया। उसने देखा कि उसका एक कदम हवा में था और दूसरा कदम मकान की खिड़की पर। अगर वो कदम बढ़ा लेती तो वो नीरज को लेकर दूसरे माले से नीचे गिरती और वहीं खत्म हो जाती। मालिनी को एहसास हुआ कि ये सब एक छलावा है। वो एकदम से मुड़ी तो देखा कि रेशमा वहां नहीं थी। वो यहाँ वहां देखने लगी। तभी उसे ऊपर से किसी के कराहने की आवाज आई। उसने देखा कि रेशमा छत पर लटकी हुई थी और एक टक मालिनी को देख रही थी। इससे पहले कि मालिनी कुछ कर पाती, रेशमा एकदम नीचे आ गई। रेशमा की आंखों में खून तैर रहा था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसका चेहरा जगह जगह से जला हुआ था। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थी। और फिर जब मालिनी ने उसे देखा तो पाया कि रेशमा के पैर भी पीछे की ओर मुड़े हुए। यह सब देखकर मालिनी समझ गई कि रेशमा एक भूतनी है। वो धीरे धीरे नीरज को लेकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। रेशमा वहीं खड़ी खड़ी मालिनी को जाता हुआ देख रही थी। धीरे धीरे मालिनी ने दरवाजा खोला और बाहर जाने को हुई। बाहर आते ही मालिनी को एक चैन की सांस आई। एक नजर उसने नीरज को देखा और फिर नीचे जाने के लिए मुड़ी थी कि किसी ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। मालिनी नीचे गिर गई। नीरज भी अलग जा गिरा। मालिनी ने देखा कि वहां प्रकाश खड़ा था और उसके साथ एक और हट्टा कट्टा आदमी था। सही किया प्रकाश। इन औरतों के दिमाग को ठिकाने पे लगाने के लिए ऐसा करना ही पड़ता है। तभी उस आदमी की नजर नीरज पर पड़ी। नीरज, अरे तू जिंदा है? हमें तो तू कहीं भी दिखा नहीं था बेटा। उस आदमी ने भागकर नीरज को गोद में ले लिया। फिर प्रकाश की ओर देखकर बोला, पहला माला तो मैंने तुम लोगों को किराए पे दिया था और दूसरे माले पर मेरी पत्नी रहती थी। पूरी की पूरी चुड़ैल थी और दिमाग से आधी पागल। एक दिन उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी और पीछे छोड़ गई एक सुसाइड नोट जिसमें मेरा नाम लिखा था। नीरज हमारा बेटा है, लेकिन जिस दिन वो मरी उसके बाद से मुझे नीरज भी कहीं नहीं दिखा। मुझे लगा अच्छा है भला टली, दोनों मरे तो मैं नई जिंदगी शुरू कर पाऊं। लेकिन उसकी लाश मैंने यहीं छोड़ दी थी। पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ता तो मैं पकड़ा जाता। कुछ दिन नीरज को खोजने की कोशिश की मगर नहीं मिला। चलो अच्छा है अब यहीं मिल गया और तुम्हारी पत्नी भी यहीं पे है। चलो इन दोनों को आज यहीं निपटा देते हैं और फिर इनकी और रेशमा की लाशों को ठिकाने लगा देंगे। ठीक है पुष्कर जी। कहते हुए प्रकाश मालिनी की ओर बढ़ा। मालिनी को प्रकाश की मार से अब भी बहुत दर्द हो रहा था। वह समझ गई थी कि ये दूसरा आदमी मकान मालिक है जिसका नाम पुष्कर है। तभी प्रकाश ने उसके बाल पकड़कर खींचना शुरू कर दिया और घसीटते हुए मकान के अंदर ले आया। उधर पुष्कर नीरज को मकान के अंदर ले आया और उसे जमीन पर पटक दिया। ये लो। पुष्कर ने एक
बुरे से फावड़ा निकालकर प्रकाश को पकड़ा दिया। एक मारो और इस बाजारू औरत का काम तमाम करो। और फिर वह खुद नीरज की ओर बढ़ने लगा। तुम्हें प्यार किया था मैंने मालिनी, पर तुम मुझे कभी समझ नहीं पाई। तुम जैसी औरत मुझ जैसे आदमी को डिजर्व ही नहीं करती। अच्छा हुआ तेरे बच्चे को मैंने पहले ही मार दिया। अब तेरी बारी है। कहते हुए प्रकाश ने जोर से फावड़ा मालिनी के मुंह पर दे मारा। मालिनी का चेहरा खून से लथपथ हो गया। खून की बूंदों के बीच वो पुष्कर को नीरज का दम घुटते हुए देख रही थी। नन्हा सा नीरज करार, लेकिन मालिनी कुछ कर नहीं पा रही थी। प्रकाश ने मालिनी को मारने के लिए फिर से फावड़ा उठाया। तभी मालिनी के मन में एक आवाज कौंधी। बस ऐसे ही जिंदगी भर मार खाती रहेगी तू? अपने गोलू को भी मरवा दिया और अपने नीरज को भी मरवा देगी। यही ममता है तेरी? एकदम से मालिनी को ऐसा लगा जैसे कोई बिजली उसके शरीर में दौड़ गई। जैसे ही प्रकाश ने फावड़ा उसकी ओर घुमाया, मालिनी ने अपने हाथ से फावड़े को रोक लिया। फिर खड़ी होकर बोली, अब बस, तुझ जैसा आदमी इंसानियत के नाम पर कलंक है। तू इंसान नहीं, हैवान है। अब तेरी हैवानियत का अंत हो गया। कहकर मालिनी ने प्रकाश के हाथ से फावड़ा छीनकर उसके मुंह पर जोर से दे मारा, जिससे वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। ये सब देखकर पुष्कर हक्का बक्का रह गया। वो नीरज को छोड़कर मालिनी की ओर दौड़ा, लेकिन मालिनी ने फावड़े से उसके पैरों पर प्रहार, जिससे उसके पैर लहूलुहान हो गए और वो गिरकर कराहने लगा। कितनी खुश थी मैं। मालिनी पुष्कर के पास आकर बोली, मुझे लगता था कि तुम सिर्फ मुझे प्यार करते हो। मालिनी की आवाज उसकी अपनी लग ही नहीं रही थी। आवाज पहचानते हुए पुष्कर बोला, रेशमा तुम, लेकिन ये कैसे हो सकता है? उस शाम जब मैंने तुम्हें दूसरी लड़की के साथ देखा तो मुझे लगा कि मेरी दुनिया ही खत्म हो गई है। घर आकर मैंने ये फैसला लिया कि अपनी और नीरज की जिंदगी खत्म कर लूंगी। मैंने सुसाइड नोट लिखा और अपने खाने में जहर। मैं खुद तो जहर पी गई, लेकिन उस वक्त मुझे नीरज पे तरस आ गया। ऐसा लगा कि कैसे इस बच्चे की जिंदगी खत्म कर सकती हूँ मैं। कुछ पल के बाद सब खत्म हो गया। मेरे सामने सिर्फ शून्य सा छा गया। लेकिन फिर मुझे अपने बच्चे की आवाज सुनाई दी। मम्मा मम्मा कहकर वो मुझे पुकार रहा था, और फिर न जाने कैसे मैं वापस आ गई। कहते हुए मालिनी ने पुष्कर की आंखों में घूर कर देखा। डर के मारे पुष्कर की हवाइयां उड़ने लगी। वो हाथ जोड़कर मालिनी के रूप पर विराजमान रेशमा से माफी मांगने लगा, लेकिन मालिनी ने फावड़ा उठाया और जोर से पुष्कर के सिर पर दे मारा, जिससे वह वहीं ढेर हो गया। अगले ही पल मालिनी को जोर का झटका लगा, जैसे रेशमा की आत्मा उसे आजाद कर रही हो। मालिनी को अपनी चोटों का अचानक ही एहसास हो गया। वह कराहने लगी। उधर प्रकाश फिर धीरे से उठने लगा था और वो लड़खड़ाता हुआ मालिनी की ओर बढ़ा। मालिनी ने देखा कि घर की छत पर फिर से रेशमा की रूह खड़ी थी। वह मालिनी से बोली, अब इसके साथ क्या करना है ये मैं तुम पे छोड़ती हूँ, लेकिन याद रखना ये सिर्फ तुम्हारे अरमानों, सपनों और जिंदगी का ही नहीं, तुम्हारे बच्चे का भी कातिल। मालिनी के पास आकर कराहते हुए प्रकाश ने कहा, देख मालिनी, फावड़ा नीचे रख दे। सब कुछ अब भी पहले जैसा हो सकता है। तो तुझे बच्चा चाहिए ना, मैं तुझे दूंगा और फिर कभी तुझे नहीं मारूंगा। लगभग गिड़गिड़ाते हुए प्रकाश बोला। धीरे धीरे मालिनी ने फावड़ा नीचे रखा, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, प्रकाश, इतनी सारी देवियां हैं हमारे निकट, काली माँ, दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, फिर भी जानते हो तुम्हारे जैसे आदमी औरत पर इतना अत्याचार क्यों करते हैं? क्योंकि तुम्हें लगता है कि देवी देवता, पिशाच, दैत्य ये सब सिर्फ किस्से कहानियों की बातें हैं। फिर थोड़ा रुककर मालिनी बोली, वो देखो ऊपर। कहते हुए उसने छत की ओर इशारा किया। प्रकाश ने देखा तो उसके होश हो गए। रेशमा की रूह उसे देख रही थी। वो सबूत है प्रकाश कि जिन देवियों के बारे में तुम हमेशा से पढ़ते आए हो
वो मिथ्या नहीं, सत्य है। और वो आज भी आती हैं तुम जैसे दुष्टों का खात्मा करने की। कहते हुए मालिनी ने जोरदार लात प्रकाश के पेट में दे मारी, जिससे वह लहराता हुआ नीचे जा गिरा। फिर मालिनी ने उसे उठाया और पूरी शक्ति से उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया, जिससे वो निढाल होकर गिर गया। कुछ देर बाद मालिनी एक कागज लेकर आई और नीचे पड़े प्रकाश के हाथ में पेन थमाया और बोली, चल इस पर साइन कर। क्या क्या लिखा है इसमें? साइन करते हुए प्रकाश ने पूछा। इसमें तेरे द्वारा मुझ पर किए गए हर जुल्म के बारे में लिखा हुआ है। इसमें यह भी लिखा है कि तूने मेरे गोलू को मारा है, और यह भी कि तूने ही पुष्कर को भी मारा, और इसमें यह भी लिखा है। कहते हुए मालिनी शांत हो गई। और क्या लिखा है इसमें? प्रकाश ने घबराते हुए पूछा। फावड़ा उठाते हुए मालिनी बोली, इसमें यह भी लिखा है कि तू आत्महत्या कर रहा है। कहते हुए मालिनी ने जोर से फावड़ा प्रकाश के मुंह पर दे मारा, जिससे वह वहीं मर गया। कुछ देर तक खून से लथपथ उस घर में मालिनी बैठी रही। रेशमा अब वहां से जा चुकी थी। मालिनी अपने शरीर और दिल के घावों को महसूस करती रही। कुछ देर बाद दो नन्हे हाथों ने मालिनी के हाथ पकड़े। मालिनी ने देखा कि वो नीरज था। वह अपने नन्हे हाथों से मालिनी के आंसू पूछ रहा था। मालिनी ने नीरज को जोर से भींच लिया। आज कई सालों बाद उसे ऐसा लग रहा था कि उसके भीतर के घाव भर रहे हैं। फिर कुछ सोचकर वो नीरज के साथ नीचे आई। वहां उसने अपना सामान और पैसे उठाए और नीरज का हाथ पकड़कर दोनों एक नई दिशा की ओर चल दिए, अपना एक नया आशिया बनाने। उधर दूसरे माले की खिड़की से एक माँ की खून से भरी आंखें उन्हें जाते हुए देख रही थी। धीरे धीरे रेशमा का साया हवा में विलीन होने लगा था। देखते ही देखते उस घर में भीषण आग लग गई, जिसमें सब कुछ स्वाहा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।